बुकीज के मुताबिक इस दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड साउथ अफ्रीका जीतेगा। क्या टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक हर चीज़ तयशुदा होती है? की मिस्टेक है, उसको आउट देना चाहिए था वहाँ पे, बिकॉज कि जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा उधर से लेग स्टंप उसका नजर आता है। आईसीसी ने पाक जनूबी अफ्रीका मैच में डीआरएस सिस्टम की गलती तस्लीम कर ली है। मैच के दौरान मुख्तलिफ मुतनाज़िर फैसलों पर आईसीसी को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। शायद पाकिस्तान वार्नर के कैच छोड़ने और शम्सी के डीआरएस के गलत फैसले पर ही इस वर्ल्ड कप से आउट हो गया था, मगर जब न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हुई तो हमें लगा कि कुदरत का निज़ाम हमारे साथ चल रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस पाकिस्तान के नाम कर दिया गया है। पाकिस्तान ग्रुप के 9 मैचेस में 4 दफ़ा टॉस जीता और 4 दफ़ा ही मैच। पाकिस्तान की बदकिस्मती कि उसका हमसाया बहुत ही कमीना निकला। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में जहां 1,30,000 तमाशाई थे, वहां पे एक तमाशाई भी पाकिस्तान के फेवर में ना था। और पाकिस्तान के लिए जो नगमे थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट देते थे वो भी बंद कर दिए गए, जिनमें स्पेशली दिल दिल पाकिस्तान का नगमा लगाने से मना कर दिया गया। मिकी आर्थर ने जब बीसीसीआई से पूछा कि ये नगमा क्यों नहीं लगाया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तमाशाई ही नहीं है। It didn't seem like an RCC event tonight, let's be brutally honest. It seemed like a bilateral series. It seemed like a BCCI event. I didn't hear Dil Dil Pakistan coming through the microphones too often tonight. इससे जाहिर होता कि पाकिस्तान टीम का मोराल डाउन करने के लिए इंडिया ने क्या क्या हरबे इख्तियार किए और पाकिस्तानी टीम उससे बाद खड़ी ही न हो सकी। और ये जाहिर हो गया कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों को इसलिए वीज़ा नहीं देंगे कि पाकिस्तानी टीम को कुछ सपोर्ट ना मिल गया। जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो कि एक आधा अपना ही तमाशाई उसको पाकिस्तानी किट पहना के बड़ा ही बल्ले बल्ले की गई, लेकिन पाकिस्तानी टीम का मोराल बहुत डाउन रहा। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, पिचेस हों या बॉल स्विंग करने की वजह, क्योंकि इंडियन बॉलर सिर्फ बॉल स्विंग कर सकते थे और दुनिया के कोई भी और खिलाड़ी बॉल स्विंग नहीं कर सकते थे। क्या वजह था कि बॉल के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जो सिर्फ इंडियन बॉलर्स को सपोर्ट करे, या वाकई पाकिस्तान की फील्ड, बैटिंग और बॉलिंग बहुत ख़राब हो चुकी थी कि वो वर्ल्ड कप जैसी कारकर्दगी जाहिर ना कर सके। बज़ाहिर तो वर्ल्ड कप में ख़राब कारकर्दगी आपको लगेगा कि पाकिस्तान का रन रेट अच्छा नहीं था, इसलिए वो आगे ना बढ़ सका। और पाकिस्तान ने स्लो ओवर रेट भी किया था जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, जिसमें 20% से जुर्माना भी हुआ था। या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सब स्ट्रक्चर ही तबाह हो चुका था, या इसकी मेन वजह पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिकल टेंशन थी जिसमें खिलाड़ियों को दबाव में ले लिया। और ये भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तानी बहुत सारे खिलाड़ी जो वहाँ जाके वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे, उन्होंने अपनी कारकर्दगी ना दिखा सके। और कुछ अनफेमिलियर कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी कारकर्दगी मुतासर हुई। और एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन ही सही ना हो सकी जो वहाँ जाके वर्ल्ड कप के मियार की बॉलिंग या बैटिंग दिखा सके। एक फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। ये तो है एक बकवास, लेकिन पाकिस्तानी भी इसको सच साबित करने पे लगे हुए हैं। It just was a very, very grey moment in our cricket history. I'd like to forget it, but I can't. 2010 का मशहूर ज़माना स्पॉट्स फिक्सिंग स्कैंडल, 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और टीम के कप्तान सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस थे। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक सट्टेबाज मज़हर मजीद से रिश्वत ली ताकि 12 तयशुदा 9 बॉल की जाए। और 18 मार्च 2007 में पाकिस्तानी टीम अपने कोच वाव वुलमर से महरूम हो गई जब आयरलैंड के ख़िलाफ़ हारने के बाद वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 से बाहर हो गए थे। शाहिद अफरीदी भी किसी से कम नहीं। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहिद अफरीदी ने पर्थ में गेंद को चबाया और उसकी वजह से उन पर 2 क्रिकेट मैचेस की पाबंदी लग गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था जिसमें मेरी और डेरिल हेयर की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। 2006 के मशहूर ओवल टेस्ट में जहां बिल्कुल पाकिस्तान जीत भी रहा था, अंपायर डेरिल हेयर और बिली डक्ट्रोव ने पाकिस्तानी टीम पर बॉल ट्रैम्पिंग का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तानी टीम ने एहतजाजन वक्फे के बाद मैदान में आने से इनकार कर दिया और ये तारीख़ में बहुत एक अहम वाक़या तौर पे याद रखा जाएगा। बहुत सारे इल्ज़ामात और इन चीज़ों से पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बहुत गहरा असर हुआ। 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला इसलिए भी ख़ास था कि हम इंडिया को इंडिया में हराना चाहते थे और इंडिया से वर्ल्ड कप लाना चाहते थे जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं।
کیا 25 کروڑ عوام کا دل ایسے ہی ٹوٹتا رہے گا؟ آئیے جانتے ہیں اس پوری رپورٹ میں۔ پاکستانی کرکٹ 1949 میں شروع ہوئی، مگر پی سی بی 1952 میں آئی سی سی کا رکن بنا۔ بین الاقوامی کرکٹ میں پی سی بی پاکستان کی مردوں اور خواتین میں نمائندگی کرتا ہے۔ اسے سپورٹس بورڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آرڈیننس 1962 کے تحت ایک باڈی کارپوریٹ کے تحت کام کیا گیا۔ پی سی بی اپنے آئین کے تحت کام کرتا ہے، اپنی آمدنی پیدا کرتا ہے اور اسے دوبارہ کرکٹ میں لگایا جاتا تو تقریباً 15 بلین روپیز ہے۔ اسے وفاقی یا صوبائی حکومتوں، کونسلیٹڈ فنڈ یا سرکاری خزانے سے کوئی گرانٹ فنڈ یا رقم نہیں ملتی۔ 1949 سے لے کر اب تک پی سی بی کے 31 چیئرمین آئے، جن میں 7 ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ مثلا میجر جنرل سکندر مرزا ستمبر 1955 سے دسمبر 1958، فیلڈ مارشل ایوب خان دسمبر 1958 سے جون 1960، ایئر مارشل ریٹائرڈ ملک نور خان فروری 1980 سے فروری 1984، اور صرف 4 لوگ کرکٹر تھے: جاوید برکی، عبدالحفیظ کاردار، اعجاز بٹ اور رمیز راجہ کو تو استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ اور 2 ایسے چیئرمین تھے جنہیں 2 یا 2 سے زیادہ چیئرمین شپ کی، جن میں ایک نجم سیٹھی تھے اور دوسرے کرنٹ چیئرمین ذکا اشرف۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی سی بی کے چیئرمینوں کی تعیناتی میں کتنا عسکری اور پولیٹیکل انفلوئنس پایا جاتا ہے۔ بظاہر تو بربادی نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کے دور کے بعد ہی شروع ہوئی، لیکن ان دونوں نے کیا کیا گل کھلائے وہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ابھی چلتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ نے دنیا میں ایک ایسے کام بھی کیے ہیں جو کسی نے نہیں کیے۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان میں جو پاکستان بننے سے پہلے کرکٹ موجود تھی۔ پاکستان میں پہلا بین الاقوامی میچ 22 نومبر 1935 کو کراچی میں سندھ اور آسٹریلیا کے درمیان ہوا تھا۔ عبدالرزاق اور شعیب ملک ان 4 کھلاڑیوں میں سے 2 ہیں جو ٹیم کے لیے 1 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک تمام پوزیشن پر کھیل چکے ہیں۔ انضمام الحق ایک ایسے بیٹسمین ہیں جنہوں نے بالنگ بھی کی اور اپنی پہلی بال پر ایک وکٹ بھی حاصل کی۔ شاہد افریدی نے جو تیز ترین سینچری بنائی تھی وہ سچن ٹنڈولکر کے بلے سے کی تھی۔ پاکستان نے دنیا کرکٹ میں ٹیپ بال کرکٹ متعارف کروائی۔ نہ صرف وزن زیادہ ہوتا ہے بلکہ رفتار بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستانی کرکٹ نے کرکٹ کو سیاست اور مذہب کے ساتھ بھی جوڑ دیا، جو مختلف مقامات پر کام آئی۔ اور پاکستان جب ہندوستان کو ہراتا ہے تو اس سے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا بدلہ لیا ہے۔ بہت سے پاکستانی کرکٹر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، جن میں عمران خان بھی شامل ہیں، جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ منفرد ریکارڈ جو سعید اجمل نے ہے کہ انہیں آج تک کوئی بھی مین آف دا میچ کا ایوارڈ نہیں ملا۔ اور مدثر نظر ایک ایسے کرکٹر تھے جنہوں نے دنیا کی سب سے سست ترین ٹیسٹ سنچری سکور کی، جو انہوں نے 591 منٹ بیٹنگ کی اور 25 کے سٹرائک ریٹ سے 449 گیندوں پر 114 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا۔ حال ہی میں 2023 میں سری لنکا کو 344 رن کے توقع میں شکست دی۔ بابر اعظم کو 2023 میں آئی سی سی پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2009 میں T20 ورلڈ کپ، 2012 میں ایشیا کپ اور 2017 میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جیتی۔ یہ کامیابیاں بتاتی ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کتنے اچھے طریقے سے کھیلی جاتی ہے اور پاکستان نے کرکٹ کے ذریعے دنیا میں کتنا مقام حاصل کیا تھا۔ اب چلتے ہیں واپس ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کا۔ سب سے پہلے ان کے جو دور ہیں ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں، ان کا ایک مقابلہ کرواتے ہیں کہ ان کے دور میں کیا کیا ہوا۔ نجم سیٹھی 4 دفعہ چیئرمین رہے، جون 2013 سے جنوری 2014 تک، فروری 2014 سے مئی 2014 تک، اگست 2017 سے اگست 2018 تک، اور دسمبر 2022 سے جون 2023 تک۔ جبکہ ذکا اشرف 2 دفعہ چیئرمین رہے، اکتوبر 2011 سے مئی 2013 تک، جنوری 2014 سے فروری 2014 تک اور معطل کر دیا گیا، اور جولائی 2023 سے اب تک۔ ان دونوں کی لیڈرشپ میں واضح فرق ہے۔ نجم سیٹھی پاکستان کو بین الاقوامی کرکٹ کو واپس لانے اور سپر لیگ PSL کو شروع کرنے پر توجہ دے رہے تھے، جبکہ ذکا اشرف نے ہمیشہ ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈھانچے اور پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانا اپنا اولین مقصد سمجھا۔ ان دونوں کے اچیومنٹ میں نجم سیٹھی نے PSL کی کامیاب میزبانی کی اور پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کو بحال کروایا، جبکہ ذکا اشرف قانونی تنازعات کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے انتظامی اصلاحات اور ڈومیسٹک کرکٹ کو بڑھانے پر توجہ دیتے رہے۔ ان دونوں کے چیلنجز اور کنٹروورسی میں نجم سیٹھی سیاسی اور عدالتی مداخلتوں کا سامنا کرتے رہے اور PCB کو اس سے بہت فرق پڑا۔ ذکا اشرف کو بار بار انتخاب اور
मतली के नतीजे में बहुत सारे कानूनी चैलेंजेस पेश आए जिसमें पीसीबी के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। इन दोनों ने क्या क्या इम्पैक्ट डाला क्रिकेट पर। नजम सेठी ने पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट को बहाल किया, PSL को एक बावकार T20 लीग के तौर पर कायम किया, जबकि ज़का अशरफ की इंतज़ामी इस्लाहात उन्होंने कोशिश की और डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाया, अगरचे उन्हें बार बार मुअत्तल किया गया। नजम सेठी तो इस टाइम चेयरमैन नहीं है, तो हम ज़का अशरफ को डिस्कस करेंगे। उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने बोर्ड के इंतज़ामी मामलात में ज़ाती मुदाखलत की। सबसे बड़ा तनाज़ा हाल ही में पेश आया कि जब पाकिस्तानी टीम मॉरली बहुत डाउन थी और कप्तान बाबर आजम ने अपने चेयरमैन से रब्ता किया, उन्होंने ना सिर्फ इसे नज़रअंदाज कर दिया बल्कि इस राजदारी को अफशा करते हुए निजी व्हाट्सएप पैगामात को अवामी तौर पर शेयर कर दिया। ज़का अशरफ की मुलाजमत पाकिस्तान में वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी और लीक होने वाली चैट की वजह से बहुत सारे तनाज़ात में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें 3 माह की मजीद तोसी दे दी गई। लेकिन इसके अलावा भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाले मसाइल से पाकिस्तानी क्रिकेट पर बहुत असर पड़ा और प्लेयर्स का मोराल बहुत डाउन हुआ। सबसे बड़ा तनाज़ा तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तनख्वाहों का था, जिन्हें 4-5 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली थी और उनके हौसले मुतासर हुए और वो मुमकिन तौर पर मैदान के उतरने के काबिल ही नहीं थे। हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और इंडियन क्रिकेट की तनख्वाहों में क्या फ़र्क है। एक अंदाजे के मुताबिक एक एनुअल सैलरी कैटेगरी A+ इंडियन प्लेयर $9,14,000 लेता है, जबकि वही पाकिस्तानी प्लेयर $2 लाख लेता है। कैटेगरी A इंडियन प्लेयर जो है वो $6,53,000 लेता है, जबकि वही पाकिस्तानी प्लेयर $1 लाख लेता है। इस तरह मैच फीसिस में भी बहुत फ़र्क है। जहाँ पे इंडिया जो टेस्ट मैचेस में $1,95,000 लेता है, वही पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ $4,000 लेता है, जबकि ODI में $7,000 लेता है और पाकिस्तानी प्लेयर $2,000 लेता है। इसी तरह T20 में इंडियन प्लेयर $3,000 लेता है और पाकिस्तानी $1,000 लेता है, जो कि ह्यूज डिफरेंस है। याद रहे कि ये तनख्वाहें एक ऑनलाइन रिपोर्ट से निकाली गई हैं। वाज़ह रहे कि जब पाकिस्तानी टीम बहुत मुश्किलात में शिकार थी तो बाबर आजम के पैगामात का जवाब ना देना खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान ख़राबी की निशानदेही करता था। इतना ज़्यादा फासला होने के बावजूद पाकिस्तानी टीम पता नहीं कैसे खेल रही थी। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तानी प्लेयर्स का व्हाट्सएप चैट लीक नहीं करना चाहिए था, जिससे पाकिस्तानी टीम का इमेज बहुत दागदार हुआ। एक सीनियर खिलाड़ी का ये बयान आया कि बोर्ड नहीं चाहता कि पाकिस्तानी टीम अपने मैच जीते और इस वजह से इस सारे प्रोसेस पर बहुत सारे सवाल उठ गए। वीज़ा भी बहुत बड़ा मसला बना पाकिस्तानी सहाफ़ियों को और पाकिस्तानी शायकान को वीज़ा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मॉरली और इखलाकी सपोर्ट नहीं हो सकी और पाकिस्तानी टीम अपने आप को अकेला समझने लग गई। PCB ने एक और काम किया कि जो खिलाड़ी अमेरिका में खेलने गए थे छोटी लीग्स को, उनको नो NOC की वजह से उनको नोटिस जारी कर दिया, जिसकी वजह से खिलाड़ी बहुत मुतासर हुए और पैसे की वजह से जो वो खेलने जा रहे थे उनको ज़हनी तौर पे बहुत खौफ का सामना करना पड़ा और वो अपनी खेल पे सही फोकस ना कर सके। इस सारी चीज़ों से हटकर फिर भी कप्तान बाबर आजम की शानदार क़यादत में 2023 में पाकिस्तान ने फिर भी बहुत अच्छा मुजाहरा किया और श्रीलंका को 345 रन की चेस किया और ICC में प्लेयर ऑफ द अवार्ड का हासिल किया और पाकिस्तान को बहुत नीचे से नंबर 1 टीम का भी एजाज़ हासिल दिलवाया, जो पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा रहा। पाकिस्तानी टीम की सलाहियत पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा व्यू देते रहे, जिनमें गंगोली ने भी कुछ इस तरह कहा। पाकिस्तान के सब दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि क्वालिटी 4-डे 5-डे क्रिकेट में ही बनता है। पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा। वो खिलाड़ी चाहिए जो वसीम भाई जैसा दिन में 25-30 ओवर डालते थे। मैं पैसा तो है ही इंडियन क्रिकेट में, वो हम लकी हैं, खुशकिस्मत है कि मैं देखा हूँ 3 साल बोर्ड प्रेसिडेंट के समय कि टेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, ये राइट डायरेक्शन पे यूज़ होता है, खिलाड़ियों के पे ऊपर यूज़ होता है। पे राइज हुआ है बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सिक्योरिटी है खिलाड़ी कि खेलेंगे तो ज़िंदगी बनेगा। ये एक चीज़ है इंडिया में। आपके देश में भी बहुत टैलेंट है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने नए चैलेंजेस का सामना करना है तो उनके खिलाड़ियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, उनको अच्छा पे करना पड़ेगा और उनको जहनी सुकून देना पड़ेगा और बोर्ड के अंदर से ये तमाम पॉलिटिकल चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और किसी खिलाड़ी को बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं, ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।